गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे और बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से ही करते होंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इस चैनल के माध्यम से हम इसी तरह विभिया ऑब्जेक्टिव लाता रहूँगा और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्लास 10th। क्या है? क्लास 10th और संस्कृत। क्या है? क्लास 10 संस्कृत। इसमें पढ़ना है क्या फ्रेंड्स? 120 ऑब्जेक्टिव। क्या 120 ऑब्जेक्टिव भी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक पूरा बुक कवर नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम आप जो है 120 ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से नोट्स बना के याद कर लीजिए, जो कि आप लोग को बिहार बोर्ड में ये रामबाण साबित होने वाला है। इसीलिए आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि बिहार बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि यही ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बराबर ये ऑब्जेक्टिव रिपीट किया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो इसीलिए आप लोग जो है इस 120 ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरह से कवर करने का प्रयास करें। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम के 2023 एग्जाम में भी पूरे में पूरे ठोक के आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे पाटलिपुत्र वैभवम। चलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव शुरू करने से एक बात बता देना चाहता हूं कि इसमें जो 120 ऑब्जेक्टिव लिया गया है सिर्फ बुक का ही लिया गया है। बुक का वही ऑब्जेक्टिव लिया गया है जो कि बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए। आप लोग के लिए ग्रामर का भी लेकर आएंगे इसी तरह 120 ऑब्जेक्टिव। अगर आप भी सोच रहे हैं कि संस्कृत में 90+ करें तो आप सही जगह आए हुए हैं। इसमें जो 120 ऑब्जेक्टिव आप लोग को कराएंगे, इसका जो है आप एक नोट्स बना लेंगे। नोट्स के जरिए इस सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आजकल जो बिहार बोर्ड की पैटर्न है, इस पैटर्न पे आप लोग जब जिस तरह से आप लोग ऑब्जेक्टिव अगर अच्छी तरह से कमांड कर लेते हैं तो फिर आप लोग को दिक्कत नहीं होता है। तो अगर जो है आपका ऑब्जेक्टिव फुल सही हो जाता है तो फिर आपको जो है 90+ करने की चांस अधिक हो जाती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखने का प्रयास करें। इसलिए आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वीडियो को अंत तक देखें और इसका नोट्स बनाएं। नोट्स के जरिए इसे पढ़ें। आप भी बोर्ड में 90+ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे पहला चैप्टर जो है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम से जो ऑब्जेक्टिव लिया गया है उनको देखते हैं। आपको जो है चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देख रहे होंगे पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम से जो लिया गया है, पहला ऑब्जेक्टिव आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पटना का स्थिति कितना वर्ष पुराना है। बताइए पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? बताइए पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? बताइए। ये जो है 2500 वर्ष पटना का इतिहास पुराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? बताइए कालचक्र के कारण पटना की स्थिति कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? बताइए। ये जो है आप लोग को 200 वर्ष तक पटना की स्थिति जर्जर रही। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था? बताइए यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का जो राजदूत था वो कौन था? मेगास्थनीज था।
कौन था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मेगास्थनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? बताइए, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? बताइए, पटना के समय बुद्ध का जो है ना नाम पाटलिग्राम था। ये ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? बताइए, ये जो कौमुदी महोत्सव है ये शरद ऋतु में मनाया जाता है, शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? बताइए, ये जो है काव्य मीमांसा हो गई, ये एक काव्य मीमांसा है उसका। ऑप्शन नंबर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? बताइए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ये जो है मध्यकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, मध्यकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरस्वती का कुलगुड़ियम कौन सा महानगर है? बताइए, कौन सा महानगर है? बताइए, ये जो है पाटलिपुत्र है। कौन है? पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर में क्या कह रहा है? चलिए, वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बताइए, ऑप्शन नंबर सी विरहित संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? ये पाटलिपुत्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार का राजधानी नगर कौन सा है? बताइए, बिहार का राजधानी नगर कौन सा है? ये पाटलिपुत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है? बताइए, काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है? ये राजशेखर। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए होगा, राजशेखर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुटनीमत काव्य के कवि कौन है? कुटनीमत काव्य के कवि कौन है? बताइए, ये दामोदर गुप्त है। ये सब्जेक्टिव बराबर पूछा जाता है फ्रेंड्स, आप लोग इसका नोट्स बना के अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आलस कथा चैप्टर से लिया गया है। आलस कथा चैप्टर से। चलिए फर्स्ट नंबर आलस कथा से है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? बताइए, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? बताइए फ्रेंड्स, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। चलिए, इसका कारण भी आप लोग को पता होगा क्यों लगाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बृहस्वर कौन था? बताइए, बृहस्वर जो है मिथिला का मंत्री था। कौन था? मिथिला का मंत्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आलस कथा की रचयिता कौन है? आलस कथा की रचयिता कौन है? यानी कि आलस कथा का रचयिता का मतलब हुआ कि इसको लिखने वाला कौन है? ये विद्यापति है। चलिए, विद्यापति के द्वारा ये आलस कथा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? बताइए, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्या कह रहा है कि आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? बताइए, कितने लोग नहीं भागे? ये 4 लोग नहीं भागे जो कि महा आलसी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? बताइए, किस ग्रंथ से संग्रहित है? बताइए, ये जो है पुरुष परीक्षा से संग्रहित है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है? बताइए, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है? बताइए, ये आलसी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, यानी कि भाग गए। बताइए कौन भाग गए थे, बताइए। ये धूर्त लोग जो बनावटी आलसी बनाकर भोजन ग्रहण करने आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। जब घर में आग लगाया गया तब जो चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, बताइए। केस पकड़कर चारों आलसियों को बाहर किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आलस कथानंतरम मिथिला में कौन मंत्री आता था, कौन मंत्री आता था, बताइए। ये वीरेश्वर नाम का एक मंत्री आता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, बताइए। ये धूर्त लोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो है कर्मवीर से है, कर्मवीर कथा से है। कर्मवीर कथा से नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए कर्मवीर कथा से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा होगा। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था, कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था, ये महत्तम पद प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया, बताइए। क्या किया, बताइए। धर्मांतरण किया था। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे थे, बताइए। ये भीखन टोला पहुंचा था। चलिए राम परवेश राम के गांव का नाम भीखन टोला है, वहीं पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवीर राम परवेश राम की परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, बताइए। कितनी थी, ये चार इसके परिवार में सदस्यों की संख्या 4 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उद्योगिनम पुरुष सी मुहपेति लक्ष्मी या उक्ति किस पाठ से संग्रहित है, बताइए। किस पाठ से संग्रहित है, बताइए। ये जो है कर्मवीर कथा से संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए, बताइए। प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, बताइए। ये जो है स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि उद्योगी पुरुष के पास कौन आती है, बताइए। कौन आती है उद्योगी पुरुष के पास, लक्ष्मी आती है। जो कर्मनिष्ठ होते हैं ना उसी के पास लक्ष्मी आती है। चलिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दयानंद सरस्वती चैप्टर से हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती से हैं। स्वामी दयानंद चलिए नेक्स्ट है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती चैप्टर से हैं। इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। देखिए इसमें सारा ऑब्जेक्टिव वही लिया गया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। प्रत्येक चैप्टर से वही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लिया गया है। तो चलिए देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती चैप्टर से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऐसा है। शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, बताइए। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, बताइए। ये मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्मस्थल है, किसका जन्मस्थल है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, बताइए। ये मुंबई में किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ, बताइए। ऑप्शन नंबर बी 1824 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद ने
कैसा काम किया? स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया बताइए? ये समाज सुधारक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? बताइए स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? इसका निधन जो 1883 ईस्वी में हुआ। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपको जो है व्याघ्रपति कथा से है। क्या है? व्याघ्रपति कथा से है। चलिए व्याघ्रपति कथा से देख लेते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धित है? बताइए व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धित है? बताइए। ये जो हितोपदेश से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? बताइए व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? ये जो है नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। पथिक कहाँ फंस गया था? बताइए पथिक कहाँ फंस गया था? ये जो पथिक था ना कीचड़ में फंस गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? बताइए लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? ऑप्शन नंबर पढ़िए और बताइए। लोभ जो है मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपको मंगल पाठ से है। किससे है? मंगल पाठ से। चलिए कहा जाता है कि किसकी विजय नहीं होती है? बताइए किसकी विजय नहीं होती है? बताइए ये जो असत की विजय नहीं होती है। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगलम कहाँ से संकलित है? बताइए ये जो मंगलम है कहाँ से संकलित है? ये जो उपनिषद से है। कहाँ से? उपनिषद से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? बताइए सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? बताइए। ये हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मयन पात्र से। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगल पाठ में कितने मंत्र है? बताइए मंगल पाठ में कितने मंत्र है? ये जो मंगल पाठ में 5 मंत्र है जिसे पंचम बोलते हैं। 5 पाठ है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगल पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए मंगल पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए। ये जो है ईशावास्योपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? ईशावास्योपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगल पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? बताइए मंगल पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? ये जो मंगल पाठ में पद्यात्मक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? बताइए यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? बताइए। ये परमात्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेद रूपी शास्त्र क्या है? बताइए वेद रूपी शास्त्र क्या है? वेद रूपी शास्त्र एक नृत्य है। क्या है? नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महान से भी महान कौन है? बताइए कौन है? आत्मा है। ये महान से महान आत्मा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको जो है भारत महिमा से है। किन चैप्टर से है? भारत महिमा से। चलिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे क्या यह छूट गया। यहाँ पे यह होगा। चलिए यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? बताइए। यह निर्मल मातृभूमि सी जो है वातशाला है। क्या है? वातशाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं? बताइए किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं? बताइए। ये जो है भारत में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? बताइए किस पद से संकलित है? बताइए। ये जो विष्णु पुराण से हैं। चलिए विष्णु पुराण से हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
किसके गीत देवता भी गाते हैं? बताइए, किसके गीत देवता भी गाते हैं? बताइए, भारतवर्ष की गीत देवता लोग भी गाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? बताइए, किस पुराण से संकलित है? ये जो भागवत पुराण से हैं, किससे हैं? भागवत पुराण से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न हो जाते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न हो जाते हैं? बताइए, ईश्वर। कौन प्रसन्न हो जाते हैं? ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भूमि किससे शोभित है? भारत भूमि किससे शोभित है? बताइए, किससे शोभित है? सागर से, पर्वत से, झरना से, इनमें तीनों से शोभित है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको जो है नीति श्लोक से है। क्या है? नीति श्लोक से। चलिए नीति श्लोक का देख लेते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव है। चलिए कह रहा है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? बताइए, धर्म की जो रक्षा होती है किससे होती है? ये जो धर्म की रक्षा जो होती है सत्य से होती है। किससे होती है? सत्य से। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताइए, किस पाठ से संकलित है? ये जो है विदुर नीति से है। किससे है? विदुर नीति। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कुल की रक्षा किससे होती है? बताइए, कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा वृत्त से होती है। किससे होती है? वृत्त से होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नरक के द्वार कितने प्रकार हैं? नरक के द्वार कितने प्रकार है जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? बताइए, ये जो है नरक के द्वार 3 प्रकार है जो व्यक्ति का नाश होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। परपीड़न किस लिए होता है? बताइए, परपीड़न किस लिए होता है? बताइए, परपीड़न जो नाश के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? बताइए, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? ये जो है प्रियवादी पुरुष सभी जगह जो है सुलभ होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विनय को कौन मारता है? बताइए, विनय को कौन मारता है? विनय को जो मूर्ख मारता है। कौन मारता है? मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? बताइए, अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? अपना और पराया की गणना निम्न चित्त वाले लोग करते हैं। कौन करते हैं? निम्न चित्त वाले लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपको कर्णश दान वीरता से है। किससे हैं? कर्णश दान वीरता से हैं। चलिए कह रहा है कर्णश दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताइए, कर्णश पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताइए, ये कर्णभार से संकलित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्णश दान वीरता पाठ के कवि कौन है? बताइए, कर्णश दान वीरता पाठ के कवि कौन है? ये जो है भास है। कौन है? भास है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्ण किस देश का राजा था? बताइए, कर्ण किस देश का राजा था? ये जो कर्ण जो था ये अंग देश का राजा था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया था? बताइए, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया था? इंद्र आया था। कौन आया था? इंद्र आया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपको विश्व शांति से हैं। किससे हैं? विश्व शांति से हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? बताइए, ये जो है अटलांटिक महासागर में दिख रहा है कि क्या होगा? अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वेरस्य समनम असंभवम या किसकी युक्ति है? बताइए, या किसकी युक्ति है? बताइए, ये जो है महात्मा बुद्ध की है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दुख का
विषय क्या है बताइए, दुख का विषय क्या है, ये सार्वभौमिक अशांति है। क्या है? सार्वभौमिक अशांति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक देश दूसरे देश का क्या देखकर जलता है बताइए। एक देश दूसरे एक देश जो है किसी देश से जलता है तो क्या देखकर जलता है बताइए। ये जो है आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्कर्ष देखकर जलता है, मतलब उन्नति को देखकर जलता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेर से वेर का समन क्या है, समन क्या है बताइए। वेर से वेर का समन क्या है? असंभव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशांति से क्या होता है बताइए। अशांति से क्या होता है बताइए। अशांति जो है मानवता का जो है विनाश होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको जो है मंदाकिनी वर्णम से लिया गया। क्या है? मंदाकिनी वर्णम से। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है बताइए। किस ग्रंथ से कांड से संग्रहित है बताइए। ये जो अयोध्या कांड से संग्रहित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है बताइए। कौन है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है बताइए। ये जो है महर्षि वाल्मीकि जी है। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। यहाँ पे जो है आप लोग नारी को काट के नदियाँ दे दीजिएगा। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है, किसमें मिलती है बताइए। किसमें मिलती है? ये जो है समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है बताइए। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नाम क्या कहते हैं, नाम और रूप को छोड़कर। क्या करते हैं? नाम और रूप को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ ग्रंथ से संकलित है। किस ग्रंथ से संकलित है बताइए। ये जो रामायण से संकलित है। क्या क्या चीज़ है? रामायण से। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे बताइए। ये जो है चित्रकूट पहुँचे थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रभावित होती है, यानी कि बहती है बताइए। ये चित्रकूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया। संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया। चलिए कहा जाएगा अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती या ऋषिकाओं का उल्लेख है बताइए। दर्शनवती मंत्र ऋषिकाओं का उल्लेख है बताइए। पंचम है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट में उपलब्ध है बताइए। स्फुट में उपलब्ध है बताइए। 20। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विजयंका का काल की शतक में माना जाता है बताइए। विजयंका काल की शतक में माना जाता है। ये जो अष्टम हो जाएगा, अष्टम काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है बताइए। अति प्रसिद्ध है बताइए। कौन अति प्रसिद्ध है? ये छामाराव है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी बताइए। किस काल की संस्कृत कवित्री थी? ये मध्यकाल की थी। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विजय भाटारिका किसकी पत्नी थी। विजय भाटारिका किसकी पत्नी थी बताइए। ये जो है चंद्रादित्य की थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी बताइए। ये जो है आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। आत्म तत्व की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है कि पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसकी दर्शन द्वारा प्रभावित है? बताइए, किसके द्वारा दर्शन द्वारा प्रभावित है? बताइए, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? बताइए, कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? बताइए, कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, चतवारिशंत, जिसे चतवारिशंत मतलब 40, चतवारिशंत मतलब 40, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? बताइए, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? ये जो दांडी कहा था, कौन कहा था? दंडी ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गंगा देवी का समय क्या है? बताइए, गंगा देवी का जो समय है क्या है? बताइए, ये 14वीं सदी है। क्या है? 14वीं सदी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? बताइए, कौन है? ये जो पंडित छामाराव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? बताइए, ये कितनी है? बताइए, ये चतवारिशंत, क्या हो जाएगा? चतवारिशंत यानी कि 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? बताइए, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? बताइए, किसको दी थी? ये मैत्री को दी थी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? बताइए, ये जो है मिथिलेश कुमार मिश्र था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया है? बताइए, विजयंका को कहा गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आधुनिक संस्कृत में कौन प्रसिद्ध है? बताइए, कौन प्रसिद्ध है? ये छामाराव, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको जो है भारतीय संस्कार से लिया गया। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है? बताइए, ये जो है विवाह संस्कार में होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सीमंतोन्नयन किस प्रकार के संस्कार है? बताइए, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? ये जनपुर संस्कार है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? बताइए, किससे होती है? ये जो संस्कारों से होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कन्यादान की संस्कार में होता है, क्या होता है? बताइए, विवाह संस्कार में होता है। क्या होता है? विवाह संस्कार में होता है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? बताइए, ये जो है केशान संस्कार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? बताइए, ये जो है समावर्तनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समावर्तनम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? बताइए,
ये गोदान नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में शीश को क्या कहते थे। प्राचीन काल में शीश को क्या कहा जाता था, बताइए। प्राचीन काल में जो शीश को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋषि आदि परिणीत को क्या कहते थे। ऋषि आदि परिणीत को क्या कहते थे, बताइए। एक कीर्तक कहते थे। क्या कहते, कीर्तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है, बताइए। किस काल में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, बताइए। ये जो मनुष्य है ये विवाह संस्कार के साथ ही पहुंच जाता है। जब इसका शादी हो जाती है तब से वह क्या होते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, बताइए। संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋषियों द्वारा परिणीत को क्या कहते थे, बताइए। ये जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। औपनिषदिकम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। प्रियवादी पुरुष जो होते हैं ना, दुर्लभ होते हैं। क्या होते हैं, दुर्लभ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रियवादी पुरुष जो होते हैं ना, आसानी से सभी जगह नहीं मिलते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन का शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं। शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं, ये जो है 6 यानी कि 6 हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, 3 मतलब 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, बताइए। ये जन्म पूर्व संस्कार होगा। क्या होगा, जन्म पूर्व। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको 120वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए आप लोग इसका कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि भारतीय संस्कार कितने हैं। भारतीय संस्कार कितने हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आप लोगों को 120 ऑब्जेक्टिव पूरा कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि फ्रेंड्स इसको जो है ना एक नोट्स बनाइए। क्या है, एक नोट्स के जरिए पढ़िए और 2023 एग्जाम जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है, आप लोग को जो है इसी 120 ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है नोट्स के जरिए पढ़िए। आप लोग अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो दिए गए नंबर से व्हाट्सएप से जुड़िए और हाय लिख कर भेजिए, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इतना नंबर से जुड़ जाइए। चलिए इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट रोज 120 ऑब्जेक्टिव लेकर व्याकरण की, ठीक है। तो आप लोग ने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में दिए हैं। आशा करते हैं कि 2023 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों की एग्जाम अच्छी जाएगी, ठीक है।